नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी के निशाने पर आया नवाब मलिक का बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया समन। तो वहीं नवाब मलिक पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, गिरफ्तारी को बताया अवैध। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव, संजय पांडे बने मुंबई के पुलिस कमिश्नर, हेमंत नागराले का हुआ ट्रांसफर। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, वायुसेना भी ऑपरेशन गंगा में होगी शामिल, यूक्रेन से लोगों को निकालेंगे C-17 विमान। यूक्रेन का दावा, रूस में बैन हो चुके वैक्यूम बम से किया गया हमला। तो वहीं यूक्रेन ने रूस के कई टैंक और एयरक्राफ्ट किए तबाह। कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सत्ता पाने के लिए प्रशांत किशोर को 500 करोड़ की पेशकश। सबसे पहले बात नवाब मलिक की बढ़ती मुश्किलों पर। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब उनके बेटे को रडार पर लिया गया है। ईडी ने उनके बेटे फराज मलिक को समन भेजकर तलब किया है। फराज को ईडी की तरफ से समन कल ही भेजा गया था, लेकिन वो आए नहीं। ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को भी अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। अपनी परेशानियों को बढ़ता देख नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने की मांग की है। याचिका दायर करते हुए मलिक ने खुद को निर्दोष बताया, अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और रिहा करने की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई करेगा। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो हाईकोर्ट पहुंच गए। देखिए, हाईकोर्ट जाना उनका अधिकार है, वो कोई भी लीगल रेमेडी वो ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप जब कोर्ट के द्वारा हिरासत में भेजे जा चुके हैं जी, तो जिस कोर्ट ने आपको हिरासत में भेजा वो प्राइमा फेसी इस बात पे एग्री हुआ कि आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं और जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, उसमें दम है और इसमें जांच की आवश्यकता है। इसलिए ये वो जा सकते हैं। लेकिन मसला यहीं पे ख़त्म होता नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं ख़त्म होता दिख रहा क्योंकि अब उनके बेटे को बुला लिया गया है। अब बेटे के पास भी कोई 200 करोड़ रुपए की ज़मीन का मसला है जी। और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया मसला, कोई कंपनी है जिसका नाम है टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें उनके बेटे का 25% का स्टेक है। और जो ईडी इस कंपनी के बैलेंस शीट को जब खंगाल रही थी, उसी दौरान 12 करोड़ 70 लाख रुपए के घपलेबाजी का वो संज्ञान में आता है। अब एक तो गड़बड़ी पाई गई और दूसरा ये पाया गया कि ये जो पूरा का पूरा जो गिव एंड टेक पैसा का आना जाना है, वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो संदिग्ध हैं। ज़मीन जो लिया गया 3 बार में पैसे दिए गए और ये जो टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें 25% नवाब मलिक के बेटे का स्टेक है। मतलब पापा तो गए, बेटे का भी नंबर आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमें 10 दिन का वक्त चाहिए। भाई, किस लिए चाहिए 10 दिन का वक्त, किस बात के लिए चाहिए? और अब उनको समन भेजा गया है, वो नहीं आ रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ईडी का अगला कदम क्या होता है। अगर समन को इस तरीके से वो उसका निरादर करेंगे तो ईडी को कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको जाकर के उठा करके लाना पड़ेगा, फिर उनको हिरासत में लेना पड़ेगा, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि नवाब मलिक की मुसीबतें अभी फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही जी। डॉक्टर साहब, अगली खबर महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक की। मुंबई पुलिस में भारी फेरबदल हुआ है। संजय पांडे को नया मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले की जगह संजय पांडे को बिठाया गया है और नागराले का ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि संजय पांडे पिछले साल मार्च में की गई ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से राज्य सरकार से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा कि ट्रांसफर करते हुए उनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज किया
किया गया है। नाराज होकर वो छुट्टी पर चले गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र के डीजीपी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब अचानक से पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ और संजय पांडे का नाम कमिश्नर के लिए रेकमेंड करके उन्हें कमिश्नर बनाया गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ ऐसा जो नागराले को हटाना पड़ा? रातों रात उनकी छुट्टी की गई? काम तो ठीक ठाक कर रहे थे। आदेश नहीं मान रहे होंगे। इतने बड़े शख्स को बिना किसी वजह से तो हटाया जाता नहीं है। नागराले साहब एक बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो कलंक परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस के ऊपर लगाकर वो वहाँ से रुखसत हुए, उस कलंक को, उस धब्बे को धोना इनका एक बहुत बड़ा काम था और वो बाखूबी उससे निभा भी रहे थे। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जो कुछ खबरें आ रही हैं वो खबरें इस प्रकार से आ रही हैं कि चूँकि शिवसेना एनसीपी ये चाहती है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो और नागराले साहब वो कानून के हिसाब से चल रहे थे। परमवीर सिंह की तरह अर्नब गोस्वामी के घर पुलिस वाले को नहीं भेज दिया कि भाई अरेस्ट करके उठा के ले आओ। तो ये जो दिक्कतें आ रही थी, जो पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग का जो मसला चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें नागराले साहब जो हैं वो फिट नहीं बैठ रहे थे, तो संजय पांडे साहब को बुलाया गया। संजय पांडे साहब, चिट्ठी विट्ठी तो कहानी चल रही है, वो अलग बात है। उनको एक्टिंग डीजीपी बनाया गया था, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक पीआईएल डाल दिया जाता है और उसमें ये अर्जी लगाई जाती है कि भाई यूपीएससी के जरिए जो डीजीपी का नाम आता है उस पैनल में इनका नाम ही नहीं है। हाईकोर्ट बाकायदा फटकार लगाती है सरकार को कि भाई किस आदमी को आपने बना दिया। इमीडिएटली वहां से उनको हटा दिया जाता है। अब नगराले साहब इनके पॉलिटिकल इक्वेशंस को में वो फिट नहीं बैठ रहे, तो संजय पांडे साहब को फिर से बुला लिया गया। ये संजय पांडे साहब वही हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह ने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि ये जो एक्टिंग डीजीपी संजय पांडे साहब हैं वो मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ, अनिल देशमुख के खिलाफ तुमने जो आरोप लगाए हैं उसको वापस ले लो, बाकी सब कुछ ठीक कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इस तरह के आरोप में घिरे हुए कंट्रोवर्शियल पुलिस अधिकारी को इस मौके पे जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3.5 बीजेपी के लीडर्स को हम जेल के अंदर डालेंगे और ऐसे में इस तरह के कंट्रोवर्शियल अधिकारी को मुंबई पुलिस का चीफ बनाया जाता है, तो सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पीएम मोदी के बड़े फैसले की। ऑपरेशन गंगा को तेज करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी कराने के लिए अब भारतीय वायुसेना को भी इसमें शामिल करने का आदेश दिया गया है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की गति तेज होगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ही भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू करेंगे, यानी कि पीएम मोदी के ऑपरेशन गंगा ने पूरे विश्व में धूम मचा दी है। साथ ही 218 लोगों को लेकर आज 9वीं फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी जिस तरह से बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, ऑपरेशन गंगा काफी बड़ा होता जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन गंगा ये जरूरी भी था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स इसे भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट्स को समय रहते पहले ही उठा के हिंदुस्तान वापस लेकर के आना चाहिए था। पहली बात, सबको ये पता था कि माहौल ख़राब हो सकता है। ये किसी को भले ही मालूम ना हो कि रूस या पुतिन साहब जो है अचानक से इस तरह का हमला कर देंगे, लेकिन उसमें भी हमारे पास वक्त था, तो इमीडिएटली ये काम होना चाहिए था। खैर, बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक खबर आई, एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट की मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से बॉम्बिंग की जा रही है, जिस तरह से वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, वो उचित नहीं है। और एक की भी अगर मौत होती है हिंदुस्तानी की, तो किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होगी। लेकिन सारा चीज़ सरकार के ऊपर ही थोप देना ये भी गलत है। 5 तारीख से, मतलब आप समझ लीजिए कि 20-25 दिन पहले से ही
इसकी शुरुआत के 20-25 दिन पहले से ही लगातार एम्बेसी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो भी इंडियंस हैं वो वापस लौट आए। उस वक्त इन लोगों ने सरकार के द्वारा दिए गए एडवाइजरी को नहीं माना। ये भी एक हकीकत है। इन लोगों को लगा कि मसला जब बिगड़ेगा सरकार खुद ब खुद बुला लेगी। बाकी सब मुल्कों में अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, भाई जो लोग यूक्रेन में हैं आप अपने हिसाब से आ जाओ, जो करना है आप करो। कई सारे मुल्क वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते। वो तो हमारी डिप्लोमेसी है कि हम रूस से भी बातचीत कर पा रहे हैं, यूक्रेन से भी बातचीत कर पा रहे हैं और अपने लोगों को वहाँ से निकालने में हम कामयाब हो रहे हैं। C-17 का जहाँ तक मसला है वो इसलिए है कि ज़्यादा फ्लाइट की आवश्यकता नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक ही फ्लाइट में हम लोगों को लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे जो बमबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है और जो तेज़ी पकड़ हो रहा है वो हर शख्स के लिए एक खतरनाक सिचुएशन है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर यूक्रेन के बड़े दावों की कर लेते हैं। यूक्रेन रूस के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने हमले के लिए वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, जो कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत बैन है। थर्मोबैरिक बम की गिनती दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों में की जाती है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि हमले में यूक्रेन ने रूस के कई सारे टैंक और एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है, लेकिन दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है। साथ ही रूस का कहना है कि टारगेट पूरा होने तक जंग जारी रहेगी और हमले तेज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब, युद्ध विराम तो कहीं दिख नहीं रहा है, दावे पर दावे हो रहे हैं, आम जनता मर रही है, अंजाम क्या होगा? देखिए, जब भी युद्ध होता है तो जो मीडिया वो प्रोपेगेंडा का विपन बन जाता है। यूक्रेन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सारे टैंक्स को बताया जा रहा है कि 29 टैंक्स को आज जो है यूक्रेन के लोगों ने वहाँ पे उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उधर तस्वीरें भी आ रही है कि बमबारी जो है बहुत सारे शहरों के ऊपर वो तेज कर दी गई है। इस बीच घटना घटी, EU के साथ मीटिंग हुई तो EU ने, जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अनकंडीशनल समर्थन दिया है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन उसके बाद जो जेलेंस्की उन्होंने जो भाषण दिया, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया यूक्रेन के साथ है, लेकिन ये साथ कैसा है, हमें वेपन चाहिए, हमें मदद चाहिए कंक्रीट टर्म्स में, हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए। लेकिन चाहे वो नेटो हो, चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मतलब ये यूक्रेन को अकेला इसमें छोड़ दिया गया है। बाकी बातचीत के जरिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो अब हो रहा है, जो हालात है, जो क्या होगा आगे, इसको भी समझना ज़रूरी है। जो खबरें आ रही है कि बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ यूक्रेन जो आम पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको हथियार सप्लाई कर रही है। पुतिन से अगर ये मसला 1-2 दिन के अंदर ये निपटाने में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहाँ पे एक लंबा सिलसिला वायलेंस का शुरू हो जाएगा। आम लोगों के हाथ में वेपन होगा, टैंक्स, आर्मी, जो रशियंस जो अंदर घुसेंगे उनको गुरिल्ला वॉर उसको झेलना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें होंगी और ये वॉर बड़ा लेंदी होता चला जाएगा। और दिक्कत ये है कि जो बैटलफील्ड है, जो बैटल ग्राउंड है, वो यूक्रेन की टेरिटरी है, तो नुकसान ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूक्रेन का ही होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, कांग्रेस का केसीआर पर हमला। कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस पर संगीन आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि तेलंगाना की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रशांत किशोर को 500 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। सत्ता के गलियारे में यह चर्चा है कि अब केंद्र की राजनीति में पूरी ताकत से उतरने के लिए टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर आईपैक की सेवा ले सकते हैं, क्योंकि अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केसीआर फुल फॉर्म में है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो कांग्रेस को क्यों फर्क पड़ रहा है? भाई, कांग्रेस पार्टी को पहले यह बताना चाहिए कि प्रशांत किशोर के साथ आपकी क्या डील हुई थी जब यूपी के 2 लड़के जब चुनाव लड़ रहे थे।
ये भी बताना चाहिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, उस वक्त कितने करोड़ रुपए की डील हुई थी। मैं बार बार कह रहा था कि प्रशांत किशोर हिंदुस्तान की राजनीति का वो वायरस है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को खोखला कर देगा। ममता बनर्जी को अभी समझ में आया कि जब आप चुनाव जीतते हो, सारा क्रेडिट प्रशांत किशोर लेकर के जाता है, सारी स्ट्रेटजी, सारा सब कुछ वो अपने हाथों में ले लेता है, तो पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाता है। ये प्रशांत किशोर वो वायरस है, जिस पार्टी के लिए वो काम करेगा उस पार्टी के तमाम नेता नाराज हो जाएंगे और कार्यकर्ता वो सड़क पे आ जाएंगे। यही इसका वर्किंग स्टाइल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज चलाने वाली पारिवारिक पार्टियां हैं, उनके लीडर्स को जनता का ज़्यादा अनुभव नहीं है। ये तो खानदानी लोग हैं, बन जाते हैं क्योंकि फला के वो सुपुत्र होते हैं, तो उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता हो जाती है और इसलिए इनकी दुकान भी चल पड़ती है। और दूसरा, ये इस तरह की हवाई किला बनाता है मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह कि सबको ये प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा देता है। पहले इसने नीतीश कुमार को दिखाया, फिर उसने ममता बनर्जी को दिखाया, अब ये टीएसआर को जाकर के वो दिखा रहा है कि भाई आपको नेशनल लेवल पे लेकर के जाएंगे। इनकी कहानी ये है कि ये भी जा रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी के पद चिन्हों पे। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक सशक्त विपक्ष बनकर के सामने आ रही है और इसलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी ही पहले उस जगह पे थी, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की राजनीति में बिल्कुल एलिनेट होती चली जा रही है, तो उन्होंने तेलंगाना में खुद को रिवाइव करने के लिए चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर जिसके लिए भी काम करता है वो प्रोफेशनल शख्स है, वो पैसे लेगा ही। बिना पैसे ना उसने बीजेपी के लिए काम किया, ना उसने नीतीश कुमार के लिए काम किया, ना ही बिना पैसा लिए डीएमके के लिए उसने काम किया, ना ही बिना पैसा लिए उसने शिवसेना के लिए काम किया और ना ही बिना पैसा लिए उसने केजरीवाल के लिए काम किया। आप बात समझिए, ये तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मार्केटिंग करते हैं चुनाव में और मार्केटिंग एजेंट पालने का धंधा ये तमाम विपक्ष के लोग करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, रंगा सियार तो रंगा सियार होता है। किसी को आप धक्का देकर एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए खुद में दम होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केटिंग करने वाले लोग उसे बेच भी सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ही खराब होगा तो कितना भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा लो, वो सामान बिकता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप सभी को कैपिटल टीवी की तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।